करेंगे। हाँ बिल्कुल, शुरू करो। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। 6 महीना हुआ है विधायिकी में आए हुए। जब जब यहाँ पे बोलने का एक मौका मिलता है तो खुशी भी होती है और साथ में दिल में घबराहट भी होता है, क्योंकि जिनके आवाज को बुलंद करने के लिए यहाँ हम आए हैं अध्यक्ष महोदय, कभी कभी तुलना करती हूँ अपने आप को उनसे और सोचती हूँ कि क्या इस पद को वो गंभीरता दे पाऊंगी, वो अनुभव दे पाऊंगी। इसीलिए आपके समय के लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आज यहाँ पे मैं शुरुआती में यही कहना चाहूंगी कि हमें इस सदन में आज आपने बोलने के लिए मौका दिया है। मैं राजनीतिक रंग से अभी तक उतना रंगी नहीं हूं, ना चिल्ला के बोल पाऊंगी, ना हाथ हिला हिला के फेंक के चीजों को रख पाऊंगी आपके सामने, मगर आशा करती हूं कि एक महिला की स्नेहपूर्वक बातों को भी आप एक पटल देंगे। आज अध्यक्ष महोदय, हमें ये राज्य कोई सजी हुई थाल में नहीं मिली थी। 22 साल में 12 बार सरकार बदली है, 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। और अध्यक्ष महोदय, जब ये राज्य एक बदलाव चाहती थी 2019 में, तब इस राज्य को संभालने की जिम्मेदारी हमारे महागठबंधन की सरकार को दी गई। इसीलिए जब जब इस सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जाती है, वो जनादेश का अपमान किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, राज्य को जब एक नया मौका मिला तो वर्ष 2019 में कोरोना काल के चपेट में पूरा दुनिया आया। उस दौरान जब पूरे देश का जीडीपी घट के 7% गिरावट हुआ था, तब हमारे राज्य में उस गिरावट की तुलना हमारे यहाँ 4% हुआ था। हमारे जो कोरोना की स्थिति थी वो जब काफी स्थिर हुई, उस समय हमारे महागठबंधन की सरकार माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कई बड़ी योजनाएं लाई है, कई बड़े माइलस्टोन्स रचे हैं और हमने इस राज्य में यूनिवर्सल पेंशन लाने का भी काम किया है अध्यक्ष महोदय। और हाल ही में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत 55 लाख आवेदन हम लोगों ने प्राप्त किया है। उसमें से लगभग 50 लाख आवेदन का निष्पादन भी किया गया है और साथ ही साथ हर एक वर्ग के लोगों के लिए अन्य योजनाएं लाई गई हैं। और उसके साथ एक खास योजना जो सावित्रीबाई फुले किशोरी योजना, ड्रॉप आउट्स को घटाने के लिए और बेटियों को बढ़ावा देने के लिए लाया गया है, जिसमें लगभग 4 लाख किशोरियों को इस योजना से जोड़ा गया है। अध्यक्ष महोदय, आए दिन इस सरकार को अस्थिर करने की प्रयास की जाती है और इन षड्यंत्रों के बीच में भी सरकार अपनी की हुई वादों को निभा रहा है। अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा लाया गया द्वितीय अनुपूरक बजट के समर्थन में मैं बोलना चाहती हूं। सरकार द्वारा जो लाया हुआ अनुपूरक बजट है 8513 करोड़ रुपए का, उससे लगभग 8513 करोड़ रुपए मददेय राशि है और चार्ज राशि 20 करोड़ रुपए का है। अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है इस अनुपूरक बजट को औचित्यता पर सवाल उठाना कतई उचित नहीं होगा, क्योंकि राज्य बदल रहा है, अन्य समस्याओं से गुजर रहा है और इसीलिए इस अनुपूरक बजट को लाना अनिवार्य था। आप देखेंगे अध्यक्ष महोदय, हाल ही के दिन में हमारे कुछ महीनों पहले हमारे झारखंड के राज्य में किसानों को सुखाड़ से गुजरना पड़ा और इसके तंगी को समझते हुए राज्य सरकार ने 157 करोड़ 35 लाख का प्रावधान किया है किसानों के लिए। इसके तहत अनुदानित रूप से खाद, बीज, कृषि यंत्र, सिंचाई के संसाधन, अन्य चीज किसानों को दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ डीबीटी के माध्यम से 3500 रुपए हर एक किसान के खाते में भी पहुंचेगा।
आने वाले समय में इस बजट का और हमें जरूरत पड़ सकता है। इसी के लिए इस अनुपूरक बजट में इसकी भी प्रावधान दी गई है। साथ ही साथ अध्यक्ष महोदय, इस अनुपूरक बजट में माध्यमिक शिक्षा के लिए 34 करोड़ 77 लाख रुपीस का प्रावधान दिया गया है और प्राथमिक शिक्षा के लिए मात्र 5 लाख रुपए। इसीलिए मैं अपने सरकार से निवेदन करना चाहूंगी कि आज भी हमारे क्षेत्रों में, हमारे पिछड़े जो इलाके हैं, वहां पे अभी भी जो विद्यालय है उसका हालत ठीक नहीं है। बहुत सारे हालत जर्जर कंडीशन में है, कई सारे बिल्डिंग ऐसे लगते हैं ध्वस्त हो जाएंगे। इसीलिए जरूरी है कि जो प्राथमिक शिक्षा के लिए जो बजट का प्रावधान दिया गया है उसे बढ़ाया जाए। अध्यक्ष महोदय, साथ ही साथ मनरेगा में आज सदन में भी ये सवाल आया था। मुझे लगता है अगर आप जो लाभुकों को जो मजदूरी भत्ता दिया जाता है वो केंद्र सरकार से 210 रुपया दिया जाता है और राज्य सरकार से 27 रुपया, मगर क्योंकि बहुत महीनों से केंद्र सरकार मनरेगा का जो राशि है वो सरकार को नहीं दे रही है, इसके कारण हम मजदूरी का भुगतान भी नहीं कर पा रहे हैं। अब मैं यही कह सकती हूँ कि पता नहीं केंद्र सरकार करेगी नहीं करेगी। जो यहाँ थे अब वो दिख नहीं रहे हैं, जो लोग हमारा बात ऊपर लेके जाते। अध्यक्ष महोदय, मगर कम से कम हमारी सरकार से हम निवेदन कर सकते हैं कि जो 27 रुपए की राशि है जो राज्य सरकार देती है उसे बढ़ाया जाए और उसकी प्रावधान को इस अनुपूरक बजट में भी संशोधन किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही विशेष बात में अब आऊंगी। कल ही मैं समाचार के द्वारा हमारे एक केंद्रीय मंत्री को समाचार एक वीडियो में देख रही थी। वहां पे वो जनजाति समुदाय के लिए, जनजातियों के लाभ के लिए बहुत सारी चीजों को रख रहे थे और जरूर मैं मानती हूँ इस बात को, क्योंकि वो खुद ही एक जनजाति समुदाय से आते हैं। वो जनजाति समाज को लेके काफी गंभीर है और राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, तो आशा करती हूँ इस राज्य के लोगों के लिए उनके राज्य के प्रति उनका खास लगाव है। अध्यक्ष महोदय, वो अपने भाषण में एक ऐसे प्लान के बारे में बात कर रहे थे जिसे कहा जाता है ट्राइबल सब प्लान। आजकल उसे एसटी कंपोनेंट बोल के भी जाना जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सा समय लूंगी इसका ब्रीफ आप लोगों को संक्षेप में बताने के लिए। 1974 में और 1975 में कांग्रेस ने ट्राइबल सब प्लान बनाया था आर्टिकल 275(1) के तहत। दिस वाज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एरियाज हैविंग ट्राइबल कंसंट्रेशन। लगभग 40 ऐसे केंद्रीय मंत्रालय हैं और विभाग हैं जो अपने बजट से 4 से लेके 17% अपने बजट से लेके 4 से 17% जो फंड है वो इस प्लान के तहत एलोकेट करते हैं और ये हर साल होता है। अध्यक्ष महोदय, बहुत ही बढ़िया प्लान है, बहुत बढ़िया कांग्रेस द्वारा सोची गई प्लान थी। आप देखेंगे और जिस तरह से प्रावधान रखा है, ये मंत्रालय हर एक साल अपने तरफ से जो डेडिकेटेड राशि है उसको भी फंड में एलोकेट करती है। 2018 से लेके 2019 में इस फंड में इस अलॉटमेंट में 37,000 करोड़ रुपीस आए थे। 2019 से लेके 2020 तक 51,000 करोड़ और अन्य राशि आए हैं। मैं जो अभी करंट राशि है उसमें जाऊंगी। 2022 से लेके 2023 तक 87,000, दिस इज द रीसेंट वन, 87,500 करोड़ रुपीस इस फंड में आए हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि मोटा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इस फंड को चैनलाइज और यूटिलाइज और मॉनिटर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अध्यक्ष महोदय, इस फंड को खास पर्पस से बनाया गया था ऐसे आदिवासी क्षेत्रों का विकास करने के लिए जो खास करके खनन से प्रभावित होते हैं। हालांकि यहाँ पे इंटरेस्टिंग होता है मामला, हालांकि आरटीआई में जो जवाब हमें मिले हैं वो चौंकाने वाले हैं। अध्यक्ष महोदय, विभिन्न मंत्रालय से हम लोगों ने आरटीआई करके जानकारी ली है और पता चलता है कि आदिवासी के विकास के लिए जिस फंड को इस्तेमाल करना चाहिए था उसे आदिवासी के विनाश के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय,
और मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस फंड, एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि इस फंड का एलोकेशन केवल और केवल एसटी शेड्यूल ट्राइब के विकास के लिए और फायदे के लिए करना है और इस फंड को आप डाइवर्ट नहीं कर सकते हैं। ये योजना आयोग का सूचना है। अध्यक्ष महोदय, किंतु आप आंकड़े और आरटीआई के माध्यम से जो दस्तावेज मिले हैं उसको देखेंगे तो जो कोयला मंत्रालय है, केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने जो अपने द्वारा जो राशि आवंटित करनी थी इस फंड को, उसे विकास, आदिवासियों के विकास के लिए नहीं किंतु कोयला कंपनियों को आवंटित करने में इस्तेमाल किया है, चाहे वो सीसीएल हो, एससीसीएल हो या एमसीएल हो। और इन कोयला कंपनियों ने कोई आदिवासी के विकास के लिए उसे इस्तेमाल नहीं किया है किंतु इन चीजों के लिए, इन कार्यों के लिए इस्तेमाल किया गया है। रीजनल एक्सप्लोरेशन, स्टोइंग, डिटेल्ड ड्रिलिंग, these terms might appear to anyone as a technical term but in layman's manner इसका मतलब ये होता है कि कार्यों का मकसद है भविष्य में और अधिक खनन की संभावनाएं के तलाश करना। अध्यक्ष महोदय, अगर मैं गलत हूं तो मुझे यहाँ पे कोई सुधार दे इस बात को, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि क्या जिस फंड को आदिवासी के विकास के लिए, आदिवासी का जनहित के लिए इस्तेमाल करना है, उसे आप और किस तरह से खनन इंक्रीज किया जाए, किस तरह से और खनन के फील्ड्स पाए जाए, इसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, खनन मंत्रालय तहत जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक कंपनी आती है अध्यक्ष महोदय, कोयला मंत्रालय ने इसे अपने फंड से ट्राइबल सब प्लान के हेड के तहत 6,621 लाख रुपीस दिया है टीएसपी के हेड के अंडर, जबकि इसे विकास के लिए देना चाहिए था। कोयला मंत्रालय ने जीएसआई को, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को 6,621 लाख टीएसपी के हेड के अंदर कहां दिया है, खर्च किया है अध्यक्ष महोदय? इसे कोलकाता, नागपुर, जयपुर, हैदराबाद, लखनऊ, शिलोंग में खनन के अन्य भंडार को खोजने के लिए। अध्यक्ष महोदय, 2019 में करोड़ों रुपए टीएसपी के मद से कोयला मंत्रालय ने कोयला कंपनियों को केवल भंडार पता लगाने के लिए खर्च किए हैं और इसका मैं आरटीआई भी आपको दूंगी। 2014 से लेकर 2015 तक 15 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं अध्यक्ष महोदय टीएसपी के फंड से। क्या ढूंढने के लिए? खनन खदान ढूंढने के लिए। 2015 से लेकर 2016 तक 13 करोड़ रुपए, 2016 से लेकर 2017 तक 16 करोड़ रुपए, 17 से लेकर 18 तक 16 करोड़ रुपए। किसकी सरकार ऊपर केंद्र में बैठी है इसे बताने की मुझे जरूरत नहीं है। अध्यक्ष महोदय, सबसे कड़ी सवाल, जब इतना सारा फंड, सैकड़ों करोड़ों फंड टीएसपी में आ रहा है तो ट्राइबल का विकास कहां है? कहां हो रहा है ट्राइबल का विकास? केवल ट्राइबल का विनाश हो रहा है अध्यक्ष महोदय। सवाल उठता है अन्य मंत्रालयों में, क्योंकि मैंने जिस तरह से शुरुआती में कहा 40 मंत्रालय को आइडेंटिफाई किया है जिनको अपने एनुअल बजट से सर्टेन परसेंटेज एलोकेट करना है एवरी ईयर। ये था आपका कोयला मंत्रालय के बारे में जो कहानी मैंने आपको बताया। अब आते हैं हम अन्य मंत्रालयों में। कई सारे ऐसे मंत्रालय हैं। मैं बात करूंगी आपका वस्त्रालय मंत्रालय के बारे में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। दिस गेट्स इवन मोर इंटरेस्टिंग हियर, जिनका वार्षिक बजट अलॉटमेंट टेक्सटाइल मिनिस्ट्री का टीएसपी के लिए 1.2% है। अध्यक्ष महोदय, आश्चर्यचकित बात यह है कि 2017 से लेकर 2018 में उसे बढ़ा के 6% कर दिया। जो टीएसपी का अलॉटमेंट 1.2% था उसे बढ़ा के 6% कर दिया, which comes to about 61 crores of their total budget allotment। और इस 61 करोड़ से 30 करोड़ हैंडलूम विकास निगम को जाना था अध्यक्ष महोदय, हैंडलूम विकास को। मगर जब आरटीआई के माध्यम से नेशनल हैंडलूम डिपार्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेशन को पूछा गया तो गौर करिएगा ये बात, 26 जुलाई 2018 में उनका आरटीआई द्वारा रेस्पॉन्स आता है, उन्हें टीएसपी के तहत कोई फंड नहीं मिली। 30 करोड़ रुपए जो टेक्सटाइल मंत्रालय के द्वारा हैंडलूम को आना था टीएसपी के हेड के अंदर, आरटीआई में पाई जाती है कि उन्हें टीएसपी के तहत कोई फंड नहीं मिली। अध्यक्ष महोदय, 2017 से लेकर 18 तक नीति आयोग के वेबसाइट में दिया गया हुआ है कि 20 संगठनों को लगभग 1 करोड़ 1.47 करोड़
रुपीस जारी की गई है टीएसपी के हेड के अंदर, मगर जब आरटीआई किया गया तो खुलासा हुआ कि 4 संगठनों को लगभग 18 लाख रुपए, मात्र 18 लाख रुपए मिले गए हैं। मगर नीति आयोग में के वेबसाइट में क्या लिस्टेड था? 1.47 करोड़ रुपीस अंडर टीएसपी हेड। अध्यक्ष महोदय, 8 अगस्त 2018 में माननीय सदस्य 2 मिनट आप कंक्लूड करिए। 2 मिनट से 2 मिनट थैंक यू वेरी मच। आरटीआई हैंडलूम वीवर्स कॉम्प्रिहेंसिव वेलफेयर स्कीम ने टीएसपी के अंदर एलआईसी और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड को हैंडलूम वीवर्स के लिए जो बुनाईकारी होते हैं उनके हेल्थ बीमा के लिए फंड एलोकेट किए गए। जब मगर परेशान करने वाली बात यह है कि 2013 से लेकर 14 तक जो बीमा कवरेज 1.6 करोड़ रुपीस का हो रहा था, 2013 से लेकर 14 तक, उस समय कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, उसे घटा के 2017 से लेकर 18 में 32 लाख रुपीस कर दिया गया। इसका यही मतलब हुआ या तो बेनिफिशियरीज गायब हो गए, या तो 80% बेनिफिशियरीज बेरोजगार हो गए, या तो इस स्कीम को बंद कर दिया गया। अध्यक्ष महोदय, ज्यादा समय नहीं लूंगी। आश्चर्यचकित करने वाली ये बात है कि यह केंद्र सरकार से छुपी हुई डेटा नहीं है। मोटा मिनिस्ट्रीज ऑफ ट्राइबल अफेयर ने इस सवाल को 2015 में भी उठाया था, ये पूछते हुए कि इस फंड का इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा है, मगर आज तक इसमें कोई भी छानबीन नहीं हुआ है। और अध्यक्ष महोदय, मैं बस यही पूछना चाहती हूँ कि केंद्र सरकार को आदिवासियों के प्रति कोई नैतिकता है भी कि नहीं? केवल आदिवासी आदिवासी कहने से बात नहीं होता है। आदिवासी बेटी, हमारी आदिवासी बहू, हमारा मूलवासी आदिवासी, मगर जो फंड टीएसपी के अंदर आ रहा है उसको केंद्र सरकार को, स्टेट को एलोकेट करना चाहिए, ताकि हमारे जो यहाँ पे आदिवासी लोग हैं उनको अपना घर मिल सके, उनको उनका स्कूल मिल सके। मैं पूछना चाहती हूँ हमारे विपक्ष के सरकार से, विपक्ष से यहाँ पे जिनकी सरकार ऊपर केंद्र में बैठी हुई है, अगर आप एकलव्य स्कूल बनाना चाहते हैं, जिसके लिए आप कहते हैं कि महीने में आप एक आदिवासी बच्चे के ऊपर 12,000 रुपए का खर्च करेंगे, तो मेरा आपसे सवाल यही है कि अगर आपके पास इतना प्रावधान है खर्च करने का, तो आप उसे हमारे एग्जिस्टिंग स्कूल्स में क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमें और आरएसएस के विद्यालय नहीं चाहिए। आदिवासियों को वनवासी मत बनाइए। हम वनवासी नहीं है, हम आदिवासी है, आदिम जमाने से है और आदिवासी रहेंगे। इस बात को कहते हुए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।